नमस्कार, मंजू गर्ग क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम समझेंगे शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखित पाठ दादी माँ। जी हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चे संयुक्त परिवार में रहते होंगे और अपने दादा दादी के लाडले भी होंगे, क्योंकि यही एक रिश्ता है जो आपको मम्मी पापा की डांट से बचाता है। क्योंकि मम्मी पापा को डांटने की किसी और की हिम्मत तो नहीं होती, लेकिन दादा या दादी एक ऐसा प्यारा सा रिश्ता है जो जब आपको डांट पड़े तो छुपा लेते हैं और आपकी बहुत सारी ऐसी डिमांड, आपकी ऐसी मांगे हैं जो सिर्फ दादा दादी ही पूरी करते हैं। तो आइए अब हम इस पाठ को समझते हैं, जिसमें लेखक अपनी दादी से जुड़ी हुई कुछ यादें इस पाठ के रूप में हमारे साथ साझा कर रहे हैं। बेटा, इस पाठ में लेखक बड़ा हो चुका है और वो हॉस्टल में रहता है। अचानक लेखक, जो अपनी दादी के बहुत नज़दीक था, उसे दादी की मृत्यु की खबर मिलती है। और जैसा कि आप जानते हैं, अपने प्रियजन, वो भी वे प्रियजन जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जब वे आपसे दूर चले जाते हैं तो उनसे जुड़ी एक एक चीज़ आपको याद आती है। ऐसा ही इस पाठ में लेखक के साथ हो रहा है और लेखक अपनी दादी से जुड़ी हुई तमाम बातें अपने बचपन के साथ याद करते हुए हमसे साझा कर रहे हैं। लेखक को सबसे पहले याद आता है क्वार का महीना। आपको शायद इस पाठ में आए क्वार, माघ, चैत इत्यादि इन महीनों के नाम समझने में परेशानी हो रही होगी। बेटा, जैसे कि अंग्रेज़ी भाषा में हम जनवरी, फरवरी, मार्च कहते हैं, इसी प्रकार हिंदी भाषा में इन महीनों के नाम माघ, चैत, ज्येष्ठ या सावन इत्यादि के नाम से जाने जाते हैं, जिसकी आपको समझने की इस वक्त कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम पाठ पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अब लेखक कहता है हर महीने का अपना मज़ा है। जैसे सर्दियों में अगर आप गुड़ और तिल खाने को मिल जाए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और स्वाद के लिए भी अच्छा है। उसी प्रकार क्वार बेटा बरसात के महीने को कहा जाता है। तो लेखक बताता है कि गांव के बच्चे क्वार के महीने में जब छोटे छोटे गड्ढे बेटा पानी से भर जाते हैं, तालाब बन जाते हैं, इधर उधर से आई हुई घास, गले सड़े पौधे मिलकर उन तालाब में एक अजीब सी गंध पैदा कर देते हैं। शहरी बच्चे हैं आप, तो इस पानी में कूदने का सुख शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चे इस झाग भरे जलाशयों में कूदना अपनी खुशनसीबी समझते हैं। अब लेखक बताता है कि हमें चाहे कुछ खाने को मिले ना मिले, लेकिन जब हम इन झाग भरे जलाशयों में कूदते थे तो हमें लगता था हमें ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। लेखक आगे बताता है कि ऐसे ही एक बार झाग भरे जलाशय में कूदते हुए लेखक बीमार हो गया। लेकिन लेखक को बीमार होना भी अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि बीमार होने पर लेखक को दादी के हाथ की बनी साबूदाने की खिचड़ी नींबू के साथ खाने को मिलती है, जो लेखक को बहुत पसंद है। आपने भी देखा होगा, जब आप घर पे बीमार हो जाते हो तो वो चीज़ें जो माँ आपको मना करती है खाने के लिए, वो भी बीमारी में आपको दे देती है कि चलो कोई नहीं बच्चे, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज आप ये खा लो। तो लेखक बताता है कि दादी माँ इतनी स्नेहमयी, इतनी ममता की मूर्ति थी कि लेखक या गांव में किसी के भी बीमार होने पर तुरंत सेवा के लिए पहुंच जाती थी। मरीज का कमरा अच्छे से साफ़ हुआ या नहीं, उसको खाना इस तरह का दिया गया कि वह आसानी से हजम हो जाए या नहीं, चादर बदली गई या नहीं, धूप अगरबत्ती खई गई या नहीं। ये क्या है बेटा धूप अगरबत्ती? यानी धूप अगरबत्ती अगर कमरे में की जाती है तो जो कीटाणु हैं कमरे के वो दूर हो जाते हैं और कमरे में एक सुगंधित वातावरण व्याप्त हो जाता है। तो लेखक अपनी दादी से जुड़ी हुई रोचक बातें याद करते हुए हमें बताता है कि दादी को हर बीमारी का इलाज मालूम था। यानी दादी इतनी अनुभवी थी कि वे हर तरह के मरीज की देखभाल भली भांति कर लेती थी। अब लेखक उदास हो जाता है। लेखक कहता है आज भी मैं बीमार होता हूँ, लेकिन अब दादी के हाथ की बनी वो प्यार भरी खिचड़ी खाने को नहीं मिलती। अब महाराज आता है और कुनैन मिक्सचर की गोली दे जाता है। बेटा, महाराज किसे कहा जाता है? खाना बनाने वाले कुक को महाराज कहा जाता है। अब लेखक दादी से जुड़ी 2-3 मज़ेदार घटनाएं और आपको बता रहा है। लेखक के गांव में एक रामी की चाची है जिसने दादी से बहुत पुराने समय में कोई कर्जा लिया था जिससे वो चुका नहीं पाती। वो दादी के पास जब रोती हुई कर्ज माफ़ी के लिए आती है तो दादी उसे काफ़ी दुत्कारती है, लेकिन जैसे ही दादी को पता चलता है कि इसकी बेटी की शादी है तो दादी पुराना कर्जा तो माफ़ कर ही देती है, 10 रुपये और देकर कहती है कि देखो जग हसाई ना हो, जैसी बेटी तुम्हारी वैसी हमारी।
लेखक यहाँ पर बताना चाहता है बेटा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों में आज भी इतना अपनत्व है कि किसी एक की बेटी को पूरा गांव अपनी बेटी मानता है। और यहाँ हमें दादी माँ के व्यक्तित्व का एक और पहलू पता चलता है कि दादी ऊपर से जितनी सख्त नज़र आती है, अंदर से वे उतनी ही नरम दिल और मुलायम है, जो झट से रामी की चाची का कर्जा माफ़ कर देती है। अब दूसरा किस्सा लेखक हमें बताता है कि लेखक के बड़े भाई किशन की शादी है। अब घर में शादी का माहौल है तो दादी बहुत व्यस्त है। जब गांव की औरतें दादी को बैठने के लिए बुलाती है तो दादी कहती है, अरे नहीं भाई, कार प्रयोजन का घर है, अर्थात मेरे घर में ढेर सारे कार्य और रस्में चल रहे हैं तो मैं कैसे बैठ सकती हूँ। दादी किशन भैया की शादी में बहुत ज़ोरों शोरों से काम करती है और विवाह की रात को, जैसा कि आपको पता होगा बेटा कि ग्रामीण इलाकों में ये रिवाज था कि घर की औरतें बारात में नहीं जाती। इसके पीछे कई कारण थे। महिलाएं दिन भर काम करके थक भी जाती थी, उन्हें आराम मिल जाएगा और ऊपर से घर में पीछे रखवाली भी हो जाएगी। तो अब लेखक की जो दादी है और गाँव की औरतें हैं वे घर में पीछे से रहती हैं और अपना मनोरंजन करने के लिए रात्रि को अभिनय किया जाता है। अभिनय यानी एक्टिंग करते हैं, जिसमें मौज मस्ती की जाती है। शादी और शादी से जुड़ी हुई विभिन्न रस्मों के बारे में वे अभिनय करते हैं। अब लेखक की तबीयत खराब थी और लेखक के मामा जी का बेटा राघव वो देरी से घर पहुंचा तो ये दोनों बारात में जा नहीं पाते और दादी इन्हें छुपाकर आंगन में सुला देती है। तो जब ये दोनों भाई अभिनय देखते हैं तो इनकी हंसी छूट पड़ती है, जबकि गांव में ये अलाउड ही नहीं था कि जब स्त्रियां अभिनय कर रही हैं या नृत्य कर रही हैं तो घर का कोई भी पुरुष मौजूद रहे। तो दोनों भाइयों की बहुत खिंचाई होती है। लेखक इससे जुड़ी घटनाएं याद करता है कि वो भी एक बहुत अच्छा समय था जब दादी उन्हें बचा लेती है। अब लेखक दादी से जुड़ी हुई एक और घटना हमें बताते हुए कहता है कि दादाजी की मृत्यु के बाद अचानक घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। बेटा, ग्रामीण लोग आज भी अपनी आर्थिक स्थिति को ताक पर रखकर अपनी हैसियत से ऊपर जाकर खर्चा कर देते हैं और यही गलती लेखक के पिता ने की। दादा की मृत्यु के बाद जब श्राद्ध किया गया, दादी ने बहुत समझाया, लेकिन लेखक के पिताजी ने बहुत सारा कर्ज लिया और कर्ज लेकर दादाजी का श्राद्ध बहुत धूमधाम से किया। श्राद्ध तो कर दिया, लेकिन पिताजी उस कर्ज को चुका नहीं पाए। वे मित्र और संबंधी जो दादाजी की मृत्यु के बाद पिताजी को सहायता करने का वचन दे रहे थे, किसी ने भी लेखक के पिता की सहायता नहीं की। घर की स्थिति खराब होती गई और लेखक के पिता चिंता में परेशान रहने लगे। अब दादी से जब अपने पुत्र की बेचैनी नहीं देखी गई तो वो अपना इकलौता सोने का कंगन लाकर लेखक के पिताजी को बेचने के लिए दे देती हैं और कहती है कि ऐसी चीज़ें बुरे समय के लिए ही संभाल कर रखी जाती है और सोना चांदी परिवार से बढ़कर नहीं है। तो लेखक यहाँ बताना चाहता है कि दादी के लिए परिवार, संबंध, आपसी संबंध, इनसे बढ़कर धन दौलत कुछ भी नहीं था। इसी भांति बेटा लेखक ने दादी से जुड़े अपने जीवन के कई किस्से और अपने बचपन की यादें हमसे साझा की है और अंत में लेखक की आंखों में आंसू है और वो अपने उन आंसुओं के माध्यम से अपनी दादी को श्रद्धांजलि देता है। तो बेटा, मैं तो आपको यही कहूँगी कि लेखक ने तो हमसे अपनी दादी के बारे में बातें शेयर की, लेकिन आप सब अपने घर पर हैं, आप सबके पास अब पूरा समय है। दादा दादी के साथ समय बिताइए, उनकी मदद कीजिए, उनके मन की बातें जानिए और अपने मन की बात उन्हें कहिए, क्योंकि बहुत ही प्यारा रिश्ता है। जिनको नहीं मिलता उनसे पूछिए कि दादा दादी मिलना और उनका प्यार पाना अपने आप में ईश्वर के आशीर्वाद के समान है। आशा है आपको ये पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा और अपनी अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ नया। धन्यवाद।